हेलो ट्रेडर्स। तो इस वीडियो में हम लोग एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ऐसे स्टॉक्स देखने वाले हैं जिन्होंने अपना 10 साल या उससे पुराना एक रेजिस्टेंस लेवल तोड़ने के कगार पर आए हैं। और आप सभी को पता होगा कि इतना पुराना रेजिस्टेंस लेवल या फिर ऑल टाइम हाई लेवल अगर टूटता है तो कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। तो चलिए गाइस, बिना कोई शुरू करे वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत। आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में मैं जो भी स्टॉक डिस्कस करूंगा ये कोई भी मैं बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये सिर्फ एक एनालिसिस करने का आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ। तो चलिए अब बिना कोई देरी करे हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट है जो कि है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अभी अगर आपने मेरा पिछला वीडियो जाके नहीं देखा था जो मैंने पिछले संडे को अपलोड करा था, एक बार वो वीडियो जाके देख लेना। मैंने पिछले संडे को ये क्लियरली कहा था कि निफ्टी में अभी बड़ा मोमेंटम आना पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा दूर चल रहा है और थोड़ी वोलेटिलिटी दिख सकती है या फिर एक करेक्शन आ सकता है अभी ना। अभी अगर आप देखोगे तो मैं डेली टाइम फ्रेम पर आपको अगर निफ्टी के लेके जाऊँ तो आप देखोगे कि निफ्टी दो एक ही रेंज के आसपास ही ट्रेड करता है। उसके बाद फ्राइडे को थोड़ा सा मोमेंटम आ गया, उस हिसाब से हम लोग को जो वीकली जो कैंडल थी उसकी क्लोजिंग अच्छी मिली है। ठीक है, अगर वो फ्राइडे को जो मूव अगर वो नहीं आता तो हम लोग को ये कहीं ना कहीं एक डोजी कैंडल मिल जाती थी, बट कहीं ना कहीं एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुआ है जो कि एक पॉजिटिव सी बात है। बट आने वाले हफ्ते में जो कि अभी जो 15 जुलाई से जो हफ्ता जो शुरू हो रहा है, उस हफ्ते में मैं अभी भी एक्सपेक्ट सेम ही चीज़ कर रहा हूँ कि मार्केट साइडवेज हो सकता है या फिर कहीं ना कहीं करेक्शन आ सकता है मार्केट में, और उसके बाद ही निफ्टी फिर एक अपना ब्रेकआउट करेगा और आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। अभी फिलहाल के लिए अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा जो कि हम लोग का जो मार्केट का क्लोजिंग हुआ था, यानी कि निफ्टी का क्लोजिंग हुआ था 24,478 का। इसके ऊपर अगर निफ्टी जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग को आने वाले टाइम में 25,000 के लेवल जल्दी दिख सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट की बात करूँ तो 23,900 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी भी बना है। तो 24,000 पकड़ लेते हैं, जो 450-500 पॉइंट का जो वो रेंज है वो कहीं ना कहीं एक साइडवेज टू वोलेटिलिटी एक रेंज मान सकते हैं हम लोग निफ्टी में। बात करते हैं हम लोग अभी बैंक निफ्टी की। अ, ठीक है, अभी बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट अपलोड करूँ, अगर चार्ट लोड करूँ तो आप देखोगे बैंक निफ्टी ने ज़्यादा कुछ नहीं करा। बैंक निफ्टी तो वोलेटिलिटी में ही निकाल दिया पूरा। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आप लोगों को बताऊँ तो आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे भी पूरे तीन तीन दिन तो कुछ ज़्यादा मूव करा नहीं, सिर्फ एक दिन मूव करा और उसके बाद और 2 दिन फिर उसके बाद वापस वोलेटिलिटी में ही निकाल दिया बैंक निफ्टी ने भी। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाया जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन भी हम लोग मान सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि आप देखोगे पहले एक हफ्ते पहले पिछले हफ्ते स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है, उसके बाद ये भी कहीं ना कहीं एक हैमर स्लैश स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी है। तो अपना जो बैंक निफ्टी है वो वीक नहीं है, बट ये स्ट्रांग भी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं न्यूट्रल जोन में चल रहा है। जैसा मैं निफ्टी में आने वाले हफ्ते में देख सकता हूँ वो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हो रहा है। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस आउट कर रहा है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी और एक दो हफ्ते यहाँ पर वेट कर सकता है और उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, अभी जो तीसरा इंडेक्स है, वो तीसरा इंडेक्स है ना गाइस, उसकी बात मुझे करना ज़रूरी है, और वो है आईटी इंडेक्स। ठीक है, अभी जो आईटी का जो इंडेक्स है, अगर मैं यहाँ पर ओपन करूँ, ठीक है, आप देखोगे मैं आईटी के बारे में कब कितने टाइम से बात करता हूँ। अगर आप आईटी का जो इंडेक्स अगर आप देखोगे, मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ, और अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आईटी ने ये जो लेवल है टेस्ट करा था 2022 जनवरी में। ठीक है, 2 साल बाद इस लेवल को वापस रीटेस्ट करने ब्रेक करने आया। फेब्रवरी 2024 में इसी साल ट्राई करा ब्रेक करने का, नहीं कर पाया। बट अभी फाइनली मंथली कैंडल की क्लोजिंग एज गुड एज हो गई है 39,000 के लेवल के ऊपर। बट अभी तक ये मंथ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी 2 हफ्ते और बाकी है। अगर ये 2 हफ्ते आईटी ने अच्छा मूव किया तो निफ्टी को चढ़ाने के लिए आईटी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी तो फिलहाल साइडवेज दिख रहा है और शायद आने वाले एक दो हफ्ते बैंक निफ्टी साइडवेज रह सकता है और आईटी के कुछ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कमेंट करके बताना मैंने आईटी के पिछले जो भी स्टॉक्स दिए थे वो स्टॉक्स ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, और अभी कौन सा स्टॉक है जो आपको अच्छा लग रहा है। एक स्टॉक मैं बताना चाहूँगा, एम्फेसिस एक अच्छे लेवल पर दिख रहा है। आप कमेंट करके उसके लेवल्स और उसके टारगेट्स बता देना। तो या फिर जो भी उसके ऊपर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है या अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है वो कमेंट कमेंट करके बता देना, तो मुझे भी समझेगा आप लोग को वीडियो कितना अच्छे तरीके से समझ में आता है। ठीक है, अभी मैं आप लोग को स्टॉक की तरफ लेके चलता हूँ। जो हम लोग का पहला स्टॉक है वो है रैलिस इंडिया। ठीक है, अभी रैलिस इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो मैं पहले चार्ट को थोड़ा सा स्क्वीज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो आप ये चार्ट देखोगे तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं रैलिस इंडिया ने इस लेवल को टेस्ट करा था जो कि 338 340 का जो लेवल है कहीं ना कहीं 2020 में टेस्ट करा था, फिर ब्रेक नहीं कर पाया, और उसके बाद एक बार वापस फिर टेस्ट करा था 2021 में, फिर भी ब्रेक नहीं कर पाया। अभी उस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद रैलिस इंडिया ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया और कहीं ना कहीं 183 के आसपास के लेवल पर आ गया। अभी वापस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है और कहीं ना कहीं अच्छा सा एक राउंडिंग बॉटम टाइप ऑफ पैटर्न बनाया है।
साथ ही साथ आप प्राइस एक्शन देखोगे, 50 डे का मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस के पास रिजेक्शन लिया, फिर उसके बाद पुल बैक लेके और फिर उसके बाद ब्रेकआउट करने की कगार पर है। अभी अगर हम लोग रेंज कैलकुलेशन मेथड की बात करें, रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से इसका कहीं ना कहीं पॉसिबल टारगेट बनते आ रहा है 514 का। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस 350 के आसपास है, 345 पर है। अभी अगर एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट होता है रैलिस इंडिया का, तो कहीं ना कहीं हम लोग को डेफिनेटली इसके अंदर आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। ठीक है। तो जो दूसरा स्टॉक है वो है मनप्पुरम फाइनेंस। ठीक है, अभी मनप्पुरम फाइनेंस आपने आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा। इसके टीवी पे एड्स भी आया करते थे पहले। अभी आते कि नहीं आते मुझे पता नहीं है। ठीक है, बट अगर इसकी अपना बात करें तो इसने अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करा था जुलाई 2021 में, फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश किया नवंबर 2021 में, बट ब्रेक नहीं कर पाया। रैलिस इंडिया की तरह मनप्पुरम में भी एक अच्छा करेक्शन आया और ये कहीं ना कहीं 84 के लेवल पे आ गया, 224 से सीधे 84 के लेवल पे आ गया और धीरे धीरे रैलिस इंडिया की तरह ही राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के अच्छा प्राइस एक्शन दिखा के 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके एक अच्छा मोमेंटम दिया है। बस रैलिस इंडिया में ये किया है कि रेजिस्टेंस के जस्ट पहले रैलिस इंडिया ने एक पुल बैक लेके ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पर पॉज होकर ब्रेकआउट दे रहे जो कि कहीं ना कहीं गलत नहीं है, वो भी सही है। बस उसके अंदर पुल बैक की जो कैंडल थी वो स्ट्रांग थी, यहाँ पर थोड़ा सा न्यूट्रल है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा सा इसके अंदर सेलिंग आ सकती है कहीं ना कहीं, बट छोटी मोटी सेलिंग ही आएगी मेरे हिसाब से, उसकी ज़्यादा बड़ी सेलिंग नहीं आएगी अगर ये जेन्युइन ब्रेकआउट होगा तो। अभी तक इसके अंदर ब्रेकआउट आया नहीं, बट जब ब्रेकआउट होगा उसके बाद हम लोग का मेन एंट्री इसके अंदर ट्रिगर होगा। अभी करंट मार्केट प्राइस की बात करूँ तो 224 पे चल रहा है और रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 365 के आसपास के हम लोग को टारगेट इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगला स्टॉक की बात करता हूँ तो वो है वेल्सपन लिविंग। ठीक है, अभी वेल्सपन लिविंग में मस्त एक अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इधर मैं अगर आपको बताऊँ तो ये हो गया इसका लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, ये कहीं ना कहीं उसका ये हेड हो गया। ठीक है, और ये उसका हो गया राइट शोल्डर। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली आपको टेक्स्ट बुक जैसा जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वैसा तो नहीं दिखेगा, बट कभी भी आपको ज़्यादातर बार आपको जो टेक्स्ट बुक स्टाइल जैसे भी चार्ट पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं वैसे हमेशा दिखना ज़रूरी नहीं है। बट आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर आप देखोगे तो वेल्सपन लिविंग ने 2023 से जो मोमेंटम कंटिन्यू किया था, अगस्त 2023 से नवंबर 2023 तक वो कंटिन्यू था। और उसके बाद उसने अपना ऑल टाइम हाई जो पहले उसने टेस्ट करा था 2021 का, वही उसने वापस 2023 में भी टेस्ट करा बट ब्रेक नहीं कर पाया। 2024 में दो तीन बार ही टेस्ट करा बट ब्रेक नहीं कर पाया। अभी वापस इस लेवल पर आया है जुलाई 2024 में। अभी अगर आने वाले हफ्ते में अगर क्या बोलते हैं, अगर ब्रेकआउट होगा अच्छी कैंडल के साथ तो हम लोग को ये ब्रेकआउट जेन्युइन दिख सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे जो पिछले हफ्ते की जो कैंडल है उसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे आए, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट एक जेन्युइन माना जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस 170 का है, अगर ये ब्रेकआउट होगा रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से कहीं ना कहीं 285 के आसपास के लेवल्स हम लोग को दिख सकते हैं वेल्सपन लिविंग में। ठीक है, अभी हम लोग अपना अगला स्टॉक डिस्कस करते हैं, उसका नाम है आलमंड्स, आलमंड्स ग्लोबल सिक्योरिटीज़। ठीक है, ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है कुछ आ, तो अभी इस स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो 2021 में इसने ऑल टाइम हाई टेस्ट करा था, उसके बाद ये नीचे आके गिर गया था 57 के लेवल पे और इसका ऑल टाइम हाई था 158 का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 60-70% इसने अच्छा ड्रॉ डाउन दिया और उसके बाद 200 मूविंग एवरेज के सहारे ऊपर की तरफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता जा रहा था। 50 मूविंग एवरेज के सहारे वापस ये एक बड़ा सा मोमेंटम दिया, उसके बाद वापस कहीं ना कहीं उस लेवल के आसपास लेवल को टेस्ट करा बट फिर भी ब्रेक नहीं कर पाया। अभी वापस 50 डे मूविंग एवरेज के सारे ऊपर धीरे धीरे जा रहा है। अभी अगर आप देखोगे तो इसमें अगर कहीं ना कहीं जो हम लोग का वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न कहीं ना कहीं एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब देखोगे कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। अभी कप एंड हैंडल पैटर्न में भी बाकी ये लोग की तरह ही हम लोग को करना है, सिर्फ रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से हम लोग को टारगेट्स फाइंड करना है। अभी करेंटली अगर हम लोग देखें तो करंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है 158 का, और अगर हम लोग टारगेट की बात करें तो कहीं ना कहीं 258 का हम लोग को इसके अंदर एक अच्छा टारगेट मिल रहा है। 50-60% मतलब 30-40% आराम से इसके अंदर हम लोग को गेन मिल सकता है। आ, और क्या कहते हैं, इसके अंदर जो कैंडल बनी वो भी अच्छी कैंडल बनी, वॉल्यूम भी कंपैरेटिवली अच्छा ही है। बस छोटा सा एक पुल बैक आ जाए या फिर कहीं ना कहीं डोजी स्पिनिंग टॉप जैसा सेटअप बन जाए, उसके बाद अगर ब्रेक करेगा तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा
मोमेंटम हम लोग को इसके अंदर दिख जाएगा। अभी ये तो हो गया 4 स्टॉक। अभी जो अगले 3 स्टॉक जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये 3 स्टॉक ने मिनिमम 10 साल या उससे ज़्यादा का ब्रेकआउट दिया है। बट अभी तक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें से आप लोगों को कौन सा स्टॉक पसंद आया और कोई और स्टॉक जो आप लोगों को कोई भी दूसरे सेक्टर में अच्छे लग रहे हैं या जिन्होंने 10 साल या 15 साल वाला ब्रेकआउट करा होगा। साथ ही साथ अपने जो भी कोई दोस्त होंगे वो लोग को या फैमिली मेम्बर को शेयर करके ज़रूर बता देना। ठीक है, तो जो अभी पहला जो स्टॉक है वो है ONGC। अभी ONGC जो स्टॉक है इसको मैंने पहले भी आप लोग को ये लेवल के आसपास दिया था जब ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट करा था। और हम लोग के जो टारगेट थे इसका ऑल टाइम हाई 307 का टारगेट था। तो ना कि इसने जब इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये हम लोग ने कहीं यहाँ पर 2023 दिसंबर में डिस्कस करा था। 6-7 महीने में इसने तो 212 का जो लेवल का जो ब्रेकआउट दिया और उसके बाद 307 पे आ गया, यानी कि 100 रुपये का जो हम लोग का वो था 50% गेन हम लोग को 7 महीने के अंदर ही अंदर मिल गया। ठीक है, ये तो हो गया जो पहले हम लोग ने डिस्कस कर चुका था। अभी अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पर जाएंगे, आप देखोगे ये जो लेवल है इसका ऑल टाइम हाई ये सितंबर 2014 में और उसके पहले जून 2014 में 2 बार ही टेस्ट हो चुका था, बट ये लेवल को कभी ब्रेक नहीं कर पाया ONGC। अभी वापस उस लेवल के पास आया है, कैंडल अच्छी है, एक अच्छे प्राइस एक्शन के साथ आ रहा है। अगर मैं रेंज कैलकुलेशन मेथड का अगर इस्तेमाल करूँ तो कहीं ना कहीं इसका अगर हम लोग डेप्थ अगर हम लोग एनालाइज करें, ठीक है, डेप्थ को अगर मैं कैलकुलेट करूँ और कहीं ना कहीं अगर मैं इसको अगर इसके सपोर्ट के बाद या ब्रेकआउट के बाद अगर मैं डाल दूँ रेजिस्टेंस लेवल के बाद, एक मिनट, हाँ, अगर मैं रेजिस्टेंस लेवल के बाद यहाँ पर डाल दूँ तो कहीं ना कहीं हम लोग को लेवल इसके बन के आ रहे हैं वो है 571 का। ठीक है, अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस हम लोग का चल रहा है 307 का। और जो अगर इसमें ब्रेकआउट अगर अच्छा होता है वीकली टाइम फ्रेम पे या फिर अगर मंथली टाइम फ्रेम पर भी होता है तो भी हम लोग को एक अच्छा इसके अंदर मोमेंटम दिख सकता है और 570 के लेवल के आसपास डेफिनेटली जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये तो अपना 10 साल के बाद का ब्रेकआउट कर रहा है। अभी जो अगला स्टॉक है NFL, ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर्स। अभी इसको मैं वापस आपको मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाना चाहूँगा। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आपको लेके जाके दिखाऊँ तो आप देखोगे ये जो लेवल है 152 का, जिसका ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, अभी ये जो लेवल है इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं 2010 जनवरी में टेस्ट हुआ था। उसी उसी साल में अक्टूबर और उसके बाद दिसंबर में भी ये लेवल बार बार टेस्ट हुए बट कभी ब्रेकआउट नहीं कर पाया। उसके बाद ये स्टॉक अच्छा खासा नीचे गिरा और कहीं ना कहीं 18 रुपये के लेवल पे आ गया, 150 रुपये से सीधा 18 रुपये पे, मतलब 90% इसकी वैल्यू पूरी गिर गई थी। अभी वापस उसने एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखाने के बाद धीरे धीरे 200 मूविंग एवरेज 200 और 50 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर भी हुआ कहीं ना कहीं, मतलब एक्चुअली हुआ नहीं है बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज की लाइन कहीं ना कहीं ऊपर से आ रही है और 50 मूविंग एवरेज इसको नीचे से क्रॉस कर रहा है। 50 और 200 मूविंग एवरेज का जो क्रॉस ओवर है वो मैंने ऑलरेडी एक पिछले वीडियो में डिस्कस करा है, आप जाके देख सकते हो, डेडिकेटेडली मूविंग एवरेज का वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, बट खैर वो उस बात को अलग रखते हैं। अगर हम लोग इस स्टॉक के ऊपर अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो आप देखोगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था, एक पुराना रेजिस्टेंस लेवल 2012 का, जिसको 2017 में भी टेस्ट करा था। उस रेजिस्टेंस लेवल को एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज करा या एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज करा और साथ ही साथ वॉल्यूम्स भी अच्छे थे जो कि मंथली लेवल पे था। उसके बाद 2 मंथ अच्छा परफॉर्म करने के बाद फिर पुल बैक दिया, फिर वापस एक अच्छा मोमेंटम के साथ इधर यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है हम लोग को मंथली लेवल मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करूँ तो जो रेजिस्टेंस लेवल था, मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूँ, रेजिस्टेंस लेवल था 148.96 यानी 149 हम लोग पकड़ लेते हैं। करंट मार्केट प्राइस इसका 152 चल रहा है। अगर मैं वापस मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ और अगर आप लोग को मैं टारगेट्स बताऊँ रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से तो कहीं ना कहीं 283 के हम लोग को टारगेट दिख रहे हैं, यानी मोटा मोटी हम लोग को एज गुड एज 100% गेंस इसके अंदर हम लोग को दिख रहे हैं। तो ये तो हो गया, वापस 12-13 साल पुराना ब्रेकआउट हो रहा है। अभी जो आखिरी स्टॉक है वो स्टॉक 2007 के बाद ब्रेकआउट दे रहा है। जी हाँ गई, 16 साल बाद ब्रेकआउट दे रहा है। तो वो स्टॉक में तो इन दोनों स्टॉक से ज़्यादा एक प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोवाइडेड अगर वो ब्रेकआउट करे और अच्छे कैंडल के साथ अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करे तो। अभी जो आखिरी स्टॉक है वो है वैनबरी लिमिटेड। अभी वैनबरी लिमिटेड का अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आपको लेके जाऊँ, ठीक है, मैं मंथली टाइम फ्रेम पर दिखा तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अब मैं इसका एनालिसिस करता हूँ। मैं इसका एनालिसिस करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ही, बस मंथली टाइम फ्रेम पे इसके लिए, ताकि हम लोग को जो चार्ट है वो जो मतलब जो भी हम लोग को जो डेटा देखना है वो एक ही विंडो में आ जाए, वो एक ही जगह में आ जाए। आप देखोगे तो अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँगा तो मुझे इसको इतना बार ड्रैग करना पड़ेगा, पूरा पीछे जाना पड़ेगा डेटा देखने के लिए। बट मंथली टाइम फ्रेम पर मैं जाऊँगा तो मुझे वो इतने सी जगह में मुझे पूरा डेटा दिख जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो इस स्टॉक ने IPO करा
2007 में ही, जनवरी में 2007 में आईपीओ करा था, कहीं ना कहीं 135 140 के आसपास के लेवल पे हुआ था। फिर उसके बाद नीचे गिरा 100 रुपये के लेवल पे, बट फिर उसने अच्छा एक मोमेंटम कंटिन्यू करके 180 का लेवल टेस्ट करा था। ठीक है, 177 180 का लेवल टेस्ट करा, बट वो जो लेवल है वो शायद से मार्केट में लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा, और उसके बाद ये वापस गिर गया 30 रुपये के भाव पे, और उसके बाद और नीचे गिर गया कहीं ना कहीं 11 रुपये के भाव तक ये नीचे गिर चुका था। फिर वापस इसने यहाँ पर शायद बायर्स को कुछ अच्छी चीज़ दिखी होगी, प्रमोटर्स को या इन्वेस्टर को कुछ ना कुछ अच्छा दिखा होगा स्टॉक में। फिर उसके बाद यहाँ पे से 2019 से जो इसके अंदर बाइंग आई है, तो उसके बाद वो बाइंग ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। उसके बाद जो 11 रुपये से भाव सीधा 2019 से 2021 में 113 रुपये पे चला गया, वापस ये नीचे एक पुल बैक आया, फिर वो 40 रुपये पे आ गया था 2023 तक ही। अब भी जो उसने जो मोमेंटम दिया 2023 के 40 रुपये के बाद से, उसके बाद वो सीधा 180 के जो इसका ऑल टाइम हाई था उस उधर उसने टेस्ट करा, और फिर पिछले 4-6 महीने से आप देखोगे, जब इसने टेस्ट करा था फरवरी से मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, पिछले 5 से 6 महीने से ये एक कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा था ये वैनबरी लिमिटेड। और इस मंथ इसका मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ब्रेकआउट दिख रहा है, हालांकि मंथ अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बट वीकली टाइम फ्रेम में तो इसका कंफर्म ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पर प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो जब ये ऐसे ब्रेकआउट होते हैं, साथ ही साथ अगर आप देखोगे वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे आ रहे थे पिछले 2 हफ्ते में, तो ऐसे ब्रेकआउट काफ़ी बारी जेन्युइन ब्रेकआउट होते हैं। अभी अगर मैं लेवल्स की बात करूँ, तो इसका करंट मार्केट प्राइस 183 का है, इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो 179 का था। और अगर कहीं ना कहीं टारगेट प्राइस की बात करूँ, तो 350 का जो हम लोग का टारगेट इसके अंदर इजीली हम लोग को मिल सकता है, शायद उस आने वाले टाइम में उससे ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है, बट 350 या 300 के आसपास के लेवल्स हम लोग को इसके अंदर डेफिनेटली दिख सकता है एज पर आर रेंज कैलकुलेशन मेथड। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए आप लोगों को आने वाले टाइम में कौन सी वीडियोस चाहिए, कौन सा स्टॉक पसंद आया, कौन सा जो भी स्टॉक है आप मुझे चाहते हो कि मैं डिस्कस करूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए ना। और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।